रिवर्स तब से बह रही है जब इंसान इस प्लैनेट पर था भी नहीं। इन बहती हुई रिवर्स ने अपने पालने में कई सिविलाइजेशंस को पाला है और तटस्थ भाव से बहते हुए हिस्ट्री को बदलते देखा है। दोस्तों, यूं तो भारत में कई रिवर्स हैं, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी है जिनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस दूसरी रिवर्स से कहीं ज्यादा है, जैसे गंगा, शिप्रा या फिर गोदावरी। पौराणिक मान्यता यह है कि एक खास समय में, खास जगह में इन रिवर्स में सिर्फ डुबकी भर लगा लेने से इंसान के सिर्फ इस जन्म के नहीं, बल्कि सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष यानी जीवन मरण के जंजाल से आजादी। इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा गोल मोक्ष को पाना ही है, और इसलिए एक खास टाइम में लोग कुछ खास रिवर्स के किनारे एक खास शहर में इकट्ठा होते हैं। और ये दुर्लभ संयोग एक ऐसी घटना को जन्म देता है जो सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है। और ये है कुंभ मेला, आस्था का महासागर। कुंभ मेला, जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस क्राउड इकट्ठा होता है। यह इतना बड़ा होता है कि दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा भीड़ आस्था के नाम पर नदियों में डुबकी लगाने आती है। यह इतना बड़ा होता है कि मोक्ष की खोज में निकली भीड़ को मैनेज करने के लिए एक टेम्पररी शहर बनाना पड़ता है। लाखों तंबू डालने पड़ते हैं, कई किलोमीटर की सड़कें बनानी पड़ती हैं, पुल बनाने पड़ते हैं। यह इतना बड़ा होता है कि करोड़ों लोगों का यह इंसानी हुजूम स्पेस से भी दिखता है। आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभ मेला यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है। यानी ये मेला इंटरनेशनल लेवल पर भारत की महान सनातन धर्म की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये मेला भारत के 4 शहरों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में लगता है। और साल 2025 में यह कुंभ मेला लग रहा है। भारत के सबसे एंशिएंट शहरों में से एक प्रयागराज में, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, मां गंगा के आंचल से लिपटा एक खास शहर। ये इसलिए खास है क्योंकि यहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन होली रिवर्स आकर मिलती है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यही होता है। लेकिन इस बार प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला भी बहुत खास होने वाला है। इस बार प्रयागराज कुंभों के कुंभ, महाकुंभ का साक्षी बनेगा, क्योंकि इस महाकुंभ को तय करने वाले ग्रह नक्षत्रों का ये दुर्लभ योग 1444 साल बाद बना है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस महाकुंभ की भव्यता पहले से भी कहीं ज्यादा होने वाली है। अनुमान है कि इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगाने आएंगे। सिर्फ महाकुंभ का एस्टिमेटेड बजट 5,000 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल आते हैं कि कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ में डिफरेंस क्या है? कैसे डिसाइड किया जाता है कि कब कुंभ होगा, कब अर्ध कुंभ होगा? अनादिकाल से चले आ रहे हैं इस कुंभ मेले में ऐसा क्या खास है कि बिना किसी इनविटेशन के करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं? बड़े बड़े सिद्ध नागा साधु जो इस संसार के सारे मोह माया का त्याग कर चुके हैं, वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए यहां आते हैं। क्या है इसके पीछे का इतिहास? इसके अलावा कैसे कुंभ का मात्र 30 से 45 दिन का टाइम पीरियड शहर की अर्थव्यवस्था को बूम कर देता है? क्या है इस मेले की इंपॉर्टेंस? कुंभ मेला के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर कुंभ मेला का मतलब क्या होता है। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कलश या घड़ा, और मेला का मतलब है खास त्योहार या मान्यता के कारण इकट्ठा लोगों का हुजूम। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई या किसने की, इसकी सटीक या प्रमाणिक जानकारी हमें किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं मिलती। हालांकि इतिहासकार एस बी राय के अनुसार 10,000 ईसा पूर्व में होली रिवर बाथ के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा 600 ईसा पूर्व के बौद्ध स्क्रिप्चर में भी नदी मेलों का पता चलता है। वहीं राय मानते हैं कि मेले का जो प्रेजेंट फॉर्मेट है वो 300 ईस्वी के आसपास से बनना शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, 600 ईस्वी में चाइना से आया ट्रेवलर फेन संघ ने प्रयागराज में सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में डुबकी लगाई थी। चली
अब समझते हैं कि कुंभ के पीछे की कहानी क्या है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से पहले महर्षि दुर्वासा के बारे में जानना जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था और इसी कारण उनके स्वभाव में क्रोध सबसे ज्यादा दिखता था। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वो श्राप दे देते थे। ऐसे ही एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और दूसरे देवता कमजोर पड़ गए। इस कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उनसे उनका स्वर्गलोक छीन लिया। इसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपको असुरों को हराने के लिए अमृत की जरूरत है और इस अमृत को आप क्षीर सागर का मंथन कर निकाल सकते हैं, लेकिन इस काम को करने में आपको दैत्यों की मदद लेनी पड़ेगी। अमृत पीकर देवता अमर हो जाते और असुरों को आसानी से हरा देते। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता राक्षसों के साथ समझौता कर अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। समुद्र मंथन से कुल 14 चीजें निकली। सबसे पहले निकला था हलाहल विष्णु, जिसको गले में धारण कर शिवजी नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, एरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष जैसी दूसरी चीजें निकली और लास्ट में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और दानों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस बीच जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गया। जयंत भगवान इंद्र के बेटे हैं। अब राक्षस पड़ गया जयंत के पीछे। जयंत अमर राक्षस के पीछे। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ है, इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहां 3 नदियों का संगम होता है और इसलिए अन्य 3 शहरों की तुलना में सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहीं आते हैं। अब सवाल यह है कि कुंभ मेलों की तारीख को कैसे डिसाइड किया जाता है। देखें, कुंभ कहां ऑर्गेनाइज होगा। यह डिसीजन कुछ खास ग्रहों की स्थिति, खगोल विज्ञान, ज्योतिषीय गणना और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लिया जाता है। हालांकि इसके पीछे भी समुद्र मंथन और अमृत वाली ही कहानी है। जब अमृत कलश की छीना झपटी हो रही थी, तब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवों ने इसकी रक्षा की थी। इसलिए जब वर्तमान राशियों पर यही रक्षा करने वाले ग्रह आते हैं तो कुंभ का योग बांट जाता है। यानी 10 साल 10 राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है। उसी वर्ष उसी राशि की योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी वहां वहां कुंभ मेला लगता है और ये योग हर 12 साल में बनता है। विष्णु पुराण में श्लोक के माध्यम से इन ज्योतिषीय योग के बारे में बताया गया है। आप स्क्रीन पर इसे देख पा रहे होंगे। नासिक कुंभ के लिए ये योग है। उज्जैन में लगने वाले सनस्त के लिए ये योग बताया गया है। प्रयाग में लगने वाले कुंभ के लिए ग्रहोरर योग ऐसा होना चाहिए और लास्ट में हरिद्वार के लिए ये होना चाहिए। इन श्लोक का हिंदी अनुवाद करें तो जब सूर्य सह राशि और बृहस्पति सह या करक राशि में होता है तो कुंभ मेला नासिक में लगता है। वहीं जब मेष राशि में सूर्य का प्रवेश और सह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है तब अवंतिका यानी उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। हालांकि पौराणिक कहानी के अलावा ज्योतिषीय आस्था भी है। वह यह है कि ग्रहों का ऐसा योग नदी के पानी को औषधि के जैसा बना देता है और इस समय इन नदियों में नहाने से शरीर के साथ साथ अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाती है। इसके अलावा कुंभ का आध्यात्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि कुंभ के टाइम पीरियड में खास ग्रहों की स्थिति एकाग्रता और ध्यान साधना के लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। दोस्तों, कुंभ मेला की शुरुआत एक शाही स्नान से होती है। इसमें विभिन्न संप्रदायों और 13 अखाड़ों के स्पिरिचुअल लीडर्स यानी नागा साधु
सिद्धि प्राप्त गुरु नदी में नहाकर मेले की शुरुआत करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। इन स्पिरिचुअल लीडर्स के नहाने के बाद ही दूसरे भक्त नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, अब आए जानते हैं भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले का महत्व क्या है। महाकुंभ मेला आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा को एक साथ जोड़ने वाली एक अद्भुत घटना है। इसको सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कुंभ में सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग डुबकी लगाने आते हैं। कुंभ में भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी वर्ग से हो। इस मेले में एक ही मकसद से आता है और वो है मोक्ष। कुंभ भारत के संस्कृति, भारत के धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। यह बताता है कि कैसे यहां आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ एक श्रद्धालु है और कुछ नहीं। हालांकि कुंभ मेला नदी में सिर्फ डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। यहाँ धार्मिक चर्चाएं होती हैं, साथ में लोग भक्ति करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। यहाँ आस्था और ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। यहाँ साधु और सन्यासी दुनिया को अपनी अपनी परंपराएं दिखाते हैं। कुंभ सही मायनों में दिखाता है कि भारत प्राउडली मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल देश है। यही बात इसे इंटरनेशनल लेवल पर खास बनाती है। इसी वजह से कुंभ मेले को इंडिया का कल्चरल एम्बेसडर भी कहा जाता है और यह भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा बन गया है। कुंभ में लाखों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु आते हैं। ये बहुत करीब से भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं को देखते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में एस्टेब्लिश करता है। कुंभ देश को इंटरनेशनल लेवल पर एक कल्चरल और रिलीजियस सुपर पावर बनाता है। चलिए अब जानते हैं कि इस बार महाकुंभ में क्या खास है और कैसे ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। दोस्तों, प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की इंपॉर्टेंस केवल कल्चरल और रिलीजियस बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कुंभ इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत खास है। ये महाकुंभ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एस्टिमेट लगाया गया है कि इस बार करीब 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्री यहां आ सकते हैं। इसलिए इस बार कुंभ के लिए लगभग 4000 हेक्टेयर में टेम्पररी शहर बनाया जा रहा है। यहां तक कि इसको टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि साल 1882 में महाकुंभ पर केवल 20,288 रुपए खर्च किए गए थे, जो आज के हिसाब से करीब 3,65,00,000 रुपए होते हैं। इससे 49,840 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, जिसमें 29,612 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। नेट हलाहल विष्णु, जिसको गले में धारण कर शिवजी नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, एरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष जैसी दूसरी चीजें निकली और लास्ट में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और दानों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस बीच जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गया। जयंत भगवान इंद्र के बेटे हैं। अब राक्षस पड़ गया जयंत के पीछे। जयंत अमर राक्षस के पीछे। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ है, इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहां 3 नदियों का संगम होता है और इसलिए अन्य 3 शहरों की तुलना में सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहीं आते हैं। अब सवाल यह है कि कुंभ मेलों की तारीख को कैसे डिसाइड किया जाता है। देखें, कुंभ कहां ऑर्गेनाइज होगा। यह डिसीजन कुछ खास ग्रहों की स्थिति, खगोल विज्ञान, ज्योतिषीय गणना और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लिया जाता है। हालांकि इसके पीछे भी समुद्र मंथन और अमृत वाली ही कहानी है। जब अमृत कलश की छीना झपटी हो रही थी, तब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवों ने इसकी रक्षा की थी। इसलिए जब वर्तमान राशियों पर यही रक्षा करने वाले ग्रह आते हैं, तो कुंभ का योग बांट जाता है। यानी 10 साल 10 राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है। उसी वर्ष उसी राशि की योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ मेला लगता है।
और ये योग हर 12 साल में बनता है। विष्णु पुराण में श्लोक के माध्यम से इन ज्योतिषीय योग के बारे में बताया गया है। आप स्क्रीन पर इसे देख पा रहे होंगे। नासिक कुंभ के लिए ये योग है। उज्जैन में लगने वाले सनस्त के लिए ये योग बताया गया है। प्रयाग में लगने वाले कुंभ के लिए ग्रहोरर योग ऐसा होना चाहिए और लास्ट में हरिद्वार के लिए ये होना चाहिए। इन श्लोक का हिंदी अनुवाद करें तो जब सूर्य सह राशि और बृहस्पति सह या करक राशि में होता है तो कुंभ मेला नासिक में लगता है। वहीं जब मेष राशि में सूर्य का प्रवेश और सह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है तब अवंतिका यानी उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। हालांकि पौराणिक कहानी के अलावा ज्योतिषीय आस्था भी है। वह यह है कि ग्रहों का ऐसा योग नदी के पानी को औषधि के जैसा बना देता है और इस समय इन नदियों में नहाने से शरीर के साथ साथ अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाती है। इसके अलावा कुंभ का आध्यात्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि कुंभ के टाइम पीरियड में खास ग्रहों की स्थिति एकाग्रता और ध्यान साधना के लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। दोस्तों, कुंभ मेला की शुरुआत एक शाही स्नान से होती है। इसमें विभिन्न संप्रदायों और 13 अखाड़ों के स्पिरिचुअल लीडर्स यानी नागा साधु सिद्धि प्राप्त गुरु नदी में नहाकर मेले की शुरुआत करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। इन स्पिरिचुअल लीडर्स के नहाने के बाद ही दूसरे भक्त नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, अब आए जानते हैं भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले का महत्व क्या है। महाकुंभ मेला आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा को एक साथ जोड़ने वाली एक अद्भुत घटना है। इसको सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कुंभ में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग डुबकी लगाने आते हैं। कुंभ में भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी वर्ग से हो। इस मेले में एक ही मकसद से आता है और वो है मोक्ष। कुंभ भारत के संस्कृति, भारत के धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। यह बताता है कि कैसे यहां आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ एक श्रद्धालु है और कुछ नहीं। हालांकि कुंभ मेला नदी में सिर्फ डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। यहां धार्मिक चर्चाएं होती हैं, साथ में लोग भक्ति करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। यहां आस्था और ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। यहां साधु और सन्यासी दुनिया को अपनी अपनी परंपराएं दिखाते हैं। कुंभ सही मायनों में दिखाता है कि भारत प्राउडली मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल देश है। यही बात इसे इंटरनेशनल लेवल पर खास बनाती है। इसी वजह से कुंभ मेले को इंडिया का कल्चरल एम्बेसडर भी कहा जाता है और यह भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा बन गया है। कुंभ में लाखों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु आते हैं। ये बहुत करीब से भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं को देखते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में एस्टेब्लिश करता है। कुंभ देश को इंटरनेशनल लेवल पर एक कल्चरल और रिलीजियस सुपर पावर बनाता है।